प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था वर्क एनर्जी पावर का। और मैंने उसमें आपके साथ एक लेक्चर दिया था। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। उसमें मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स बता दिए थे, यूनिट्स बता दी थी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नाम की चीज होती है, वो भी मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट कब यूज करते हैं, है ना। उसके सबसे बाद मेन पार्ट मैंने बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे कि जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा बच्चों का कमजोर होता है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत के 6 क्वेश्चंस कराए थे, और बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको घर पर करने के लिए दिए थे। तो बच्चों वंस अगेन आपको हम टाइम देते हैं कि आप क्वेश्चंस को करिए, उसमें समय दीजिए। तब तक बच्चों ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10 सलीना पब्लिकेशन कॉन्साइज फिजिक्स। और यहाँ पर हम लोग अब आ चुके हैं उसके बी वाले पार्ट में, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जो था ना, उसका जो ए वाला पार्ट था बच्चों, वो टोटली किस पे बेस्ड था। जो बच्चों ए वाला पार्ट था वो टोटली बेस्ड था वर्क एनर्जी पावर एंड देयर मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स पे। लेकिन बच्चों अब जो हम लोग बी वाला पार्ट इसी चैप्टर के अंदर, यानी कि वर्क एनर्जी पावर के अंदर जो बी वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हेडिंग है आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों आपको यहाँ पर भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, दिस इज योर बी पार्ट, या लेक्चर नंबर आप 2 डाल सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बच्चों आपका आ गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक। अब बच्चों इसमें तो काफी सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आपको भी इतनी गहराई में नहीं बताऊंगा। सबसे पहले वो पार्ट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप ये याद रखिए कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों याद रखो, बोर्ड के एग्जाम्स का अगर आप पैटर्न उठाएंगे या आप हमसे प्रैक्टिस पेपर लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि एक्सप्रेशन पूछा गया है फॉर काइनेटिक एनर्जी, कि भाई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करके ये भी पूछा गया है बच्चों। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है 2024 का आईसीएससी का, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो। तो बच्चों उसमें लिखा क्वेश्चन पेपर में कि आपको काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, जो सारे बच्चे जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, उसको डिराइव करने के लिए उन्होंने दिया था। काफी सारे बच्चों का कोना कहना था ये आउट ऑफ कोर्स है, या आउट ऑफ कोर्स नहीं था, ये आपकी बुक्स में ही, टेक्स्ट बुक में ही आपको दिया गया था काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आपको करके ही जाना था, क्योंकि ये तो कोर्स में था। आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर रखे थे। तो बच्चों सिर्फ फॉर्मूले नहीं थे, आपको उसकी डेरिवेशन भी पता होना चाहिए था कि भैया इसका डेरिवेशन हम किस तरह से करने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि भाई हम इसका डेरिवेशन अब कैसे करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी हम अब निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी है तो एक तरह की एनर्जी, और बच्चों लास्ट टाइम पे हमने जितनी भी तरह की एनर्जी देखी थी वो इन्वॉल्व थी वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बच्चों होता है फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने बताया था कि अगर आप एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा रहता है। उसमें हमको पता होता है कि ये थीटा 0 होता है तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो वर्क डन वापस वही आ जाता है एफ इंटू एस। और बाकी बच्चों थीटा 60 होता है, तो मैंने कहा था कि कॉस 60 की वैल्यू याद कर लो 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू याद कर लो √3/2 होती है ना। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना। कॉस 90 0, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों आपस में 90 डिग्री से एंगल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाता है। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जो भी बच्चे हमारा लाइव लेक्चर देख रहे हैं, उन स्टैंडर्ड एंगल्स को आपको याद करना होता है कि कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 90 होता है 0, और कॉस 45 भी बच्चों आ सकता है, कॉस 45 होता है 1/√2। तो ये बच्चों मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, अभी मैंने आपको दोबारा फिर से रिवाइज करवा दिया। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या करना होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप याद रखिए कि एनर्जी, सबसे पहले लिखिए एनर्जी पजिस्ट, एनर्जी पजिस्ट। पजिस्ट की स्पेलिंग ज्यादातर बच्चे गलत ही लिखते हैं। एनर्जी पजिस्ट बाय अ बॉडी, एनर्जी पजिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन।
इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों आपको डेफिनेशन भी पहले लिखनी पड़ती है। इतना लिखने के बाद बच्चों हम लोग इसके एक्सप्रेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि भैया इसके एक्सप्रेशन को हम आपको समझा देते हैं कि भैया इसको हम डेराइव कैसे करते हैं। इसके लिए बच्चों क्या करना होता है, आप एज्यूम कर लीजिए सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, एक बॉडी एज्यूम कर ली जिसका मास है m और वो v की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, it is brought to rest by applying a constant opposite force, ठीक है ना। अब बच्चों कांस्टेंट अपोजिट फोर्स, उसको हम लोग रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। जैसे बच्चों आप कार चल रही होती है तो कार अगर तेजी से चल रही होती है तो उसको रोकने के लिए, रेस्ट पिलाने के लिए हम रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं। और वो रिटार्डिंग फोर्स आप कैसे अप्लाई करते हैं? थ्रू ब्रेक्स। ब्रेक्स लगाते हैं तो कार पे एक रिटार्डिंग फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है। तो बच्चों ये देखो, ये अपोजिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में क्रिएट होता है, जो मैंने अभी रेड कलर से आपको दिखाया है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is moving at velocity v, it is brought to rest by applying a constant force f। तो बच्चों इस फोर्स का नाम क्या है? f। let a be the uniform retardation। बच्चों फोर्स होता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब अगर रिटार्डिंग फोर्स है तो वहां पे 100% रिटार्डिंग एक्सेलरेशन भी होगा, रिटार्डेशन भी होगा, है ना। तो यानी एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो बच्चों ए बी द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अपोजिट फोर्स एंड द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बच्चों ब्रेक लगाने पर गाड़ी तुरंत तो रुक नहीं जाएगी, तो गाड़ी रुकने से पहले कितना चल चुकी थी? s। कितना चल चुकी है? s। और s चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई बच्चों? जीरो। ऐसा है, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर बता सकते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, क्योंकि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो तो कोई भी लिख सकता है। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अगर हमको निकालनी है उसके मोशन की वजह से, भैया काइनेटिक एनर्जी कितना क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ऐसे ही एग्जाम में भी करना होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में? तो बच्चों उसको हम डायरेक्टली लिख दें कि भाई काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, भाई है तो एनर्जी, और एनर्जी आप कभी भी कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स तो रिटार्डिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका एस है, ठीक है ना। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए एफ इंटू एस ये लिख दिया। अब तुम कहोगे कि सर ये तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया नहीं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप कैसे निकालेंगे? हमने कहा बेटा न्यूटन्स की 3 इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इन दोनों में बच्चों इसके बाद वाली जो इक्वेशन होती है दैट मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हम इसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। तो बच्चों आप देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया। तो v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या थी? u थी, है ना भाई। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या बुक्स के अकॉर्डिंग चल रही है? u चल रही है, और फाइनल वेलोसिटी v उसकी जीरो हो गई है। प्लस 2as, तो बच्चों प्लस 2as लिखते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे जब आप प्लस 2as लिखते हैं तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि भैया ये जो एक्सेलरेशन है ये रिटार्डेशन है। तो बच्चों कभी भी रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आता है। क्या आता है? माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से बच्चों एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी विच इज u स्क्वायर बाई 2a। क्या आ जाएगी? u स्क्वायर बाई 2a। यहाँ बच्चों u की जगह आपने v यूज किया हुआ है तो आप v ही लिख दीजिए, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है आपने u की जगह v ली, ठीक है। तो आप उसको क्या लिख देंगे? v लिख देंगे। अब बच्चों आपका काम हो गया, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो। वो थी f इंटू एस। एफ बच्चों क्या था? m इंटू ए,
एस पता नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करो। एस क्या है, v²/2a, यही तो है बच्चों। एस अभी आपने निकाला v²/2, तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया 1/2 mv²। इसका मतलब बच्चों आपने निकाल दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। इसका बच्चों डेरिवेशन बहुत आसान होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता है। बस डेरिवेशन में ये बात याद रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u होती है, जिसका मैंने सिंबल v से यूज किया है, और फाइनल वेलोसिटी v होती है जो कि 0। क्यों हो गई फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ब्रेक लगाने से मैंने रिटार्डेशन फॉलो किया और वो फाइनली रेस्ट किया। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, तो आपको सारे बच्चों को ये प्यार से याद रखना होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। अच्छा, स्कूल वाले एक बात का और फायदा भी उठाते हैं, वो आपसे ये पूछेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो तुम कहोगे सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं सर, मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो कहोगे सर दोनों में रिलेशन कैसे डेवलप करें, हमने कहा ये तो आपको करना है। तो सर एक काम कर लेते हैं, ये पी हो गया। अगर हमको सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को अपीयर कराना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे। हमने कहा तुम बताओ क्या करोगे। अरे हम क्या बताएं, तो तुम बताओगे क्या करोगे। तो सर हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², मोमेंटम है m×v। हमने कहा दोनों में आपको रिलेशन बताना है किसी की हालत में। तो तुम कहोगे सर हो जाएगा। अरे हमने कहा कैसे हो जाएगा। कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, ये जो आपका p मोमेंटम गिवन है ना, उसमें दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, तो p² = m²v² आता है। हमने कहा हमने कर तो दी, लेकिन सर अब आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है कर लिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं। तुम कहोगे सर आ गई, ये जो p² है ना, आप एक काम कर लो, इसमें 1/2 mv² सेपरेट लिख लो और 2 को बाहर कर दो, और m का स्क्वायर था एक mv बाहर कर दो, तो देखो ये 2m बाहर आ गया। तो बच्चों देखो p² क्या आ गया, k टाइम्स 2m। क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, k के बराबर है, तो ये k टाइम्स 2m हो गया। तो बच्चों रिलेशन आ गया, p² = 2km। प्यारे बच्चों स्कूल का टीचर आपकी जान निकाल देगा इस रिलेशन के चक्कर में, क्योंकि आपके पास ऐसे दर्जनों क्वेश्चंस तैयार होंगे जिसमें ये रिलेशन यूज होने वाला है, p² = 2km। ठीक है ना। इसको बच्चों हम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसको जरूरत पड़ने पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया k = p²/2m, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। और जरूरत पड़ने पर बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p = √2km, लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है, p² = 2k। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं ICSE क्लास 10th की, काफी इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें और भी कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। याद रखिए बच्चों फिजिक्स में ज्यादातर बच्चों के नंबर्स कम होते हैं, और वो इसी वजह से कम होंगे क्योंकि आपको ये सारी चीजें सही से नहीं बताई गई होंगी। तो आपको इन्हीं लेक्चर्स को बार बार रिपीट करना है, इसी से समझने का प्रयास करना है, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बच्चों ये CBSE बोर्ड नहीं है, ये ICSE बोर्ड है। ये CBSE बोर्ड से 100 टाइम्स ज्यादा होता है। चलिए भाई, तो बच्चों हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़नी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स। तो बच्चों ये होता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। या अमूमन आप बच्चों को चिल्लाते हुए देखेंगे कि वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको ये थ्योरम याद करनी होगी कि वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बच्चों आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं वो इस वर्क एनर्जी थ्योरम को तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, समझ में कि नहीं समझ में। और अगर नहीं समझे हो तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मैं आपको प्रूफ करने का तरीका बता देता हूँ। ये देखो एक बॉडी है, ये अभी मैंने एक बॉडी बता रहा हूँ, उस बॉडी का मास है m। क्या मास है, m। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u।
और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब उसकी वेलोसिटी u से v होगी तो उसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, 100% एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन आता है तभी वेलोसिटी में चेंज होता है, क्योंकि आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो, गाड़ी की वेलोसिटी बदल जाती है ना, हटा देते हो कम हो जाती है, ब्रेक लगा देते हो तो एक्सेलरेशन फिर से बढ़ता है, लेकिन वो अपोजिंग फोर्स होता है जिसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही है, ये बात तक पक्की है, और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो बच्चों जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, u से v होती है, तो उसमें वो डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करती है, s। तो यहाँ पे वर्क डन भी होगा। तुम कहोगे सर वर्क डन कैसे निकालते हैं, हमने कहा बेटा वर्क डन होता है फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई? अब बच्चों तुम कहोगे सर यहाँ पे तो न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और सर बिल्कुल पूरी इक्वेशन यही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी s है और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का ही काम कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बॉडी की बढ़ रही है, क्योंकि v की वैल्यू क्या है, u से ज्यादा है। तो सर यहाँ से s निकल के आएगा, s क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमने कहा बेटा यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, और फोर्स की वैल्यू भी पुट कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये भी पुट कर दो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो वर्क डन है, अगर आप ध्यान से देखो, अलग 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 ब्रेक करके लिखो तो ये आएगा mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो बच्चों इसी को कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय सराउंडिंग, और दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कभी भी चेंज होता है तो वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इस पैटर्न को किस तरह से यूज करना है। तो बच्चों इसको हम लोग क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, इसको बच्चों हम लोग क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि भैया मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ाई है, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी की जो प्रूविंग होती है ना, हाफ mv स्क्वायर, वो भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा बच्चों, अब बच्चों करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए आप घर जाएंगे तो घर के लिए कुछ मैं आपको थ्योरी पार्ट दे दे रहा हूँ, वो थ्योरी पार्ट आपको घर पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बच्चों थ्योरी पार्ट आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने घर पे जाना होगा और बच्चों जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये बीच में मैं आपको होमवर्क भी डाल रहा हूँ कि भाई थ्योरी पार्ट अगर आपको कंप्लीट करना है, मतलब लर्निंग वाला पार्ट, तो आपको होमवर्क में पेज नंबर 44 पे जाना होगा। उसमें आपके पास दिखेगा शॉर्ट क्वेश्चंस, क्या दिखाई देंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। बच्चों जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 नंबर के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 नंबर के होते हैं। यही एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। तो मैंने पेज नंबर 44 पर वेरी शॉर्ट नहीं दिए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए। कौन से दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, इसको यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, थ्योरी वाला पार्ट आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपने कहा कि सर इसमें क्या न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। ये तो मैंने आपको होमवर्क बताया कि भाई होमवर्क भी आप करेंगे तो आपका थ्योरी वाला पार्ट ज्यादातर बच्चे खुद ही कर लेते हैं, और थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ेगा 1 to 12। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में ये। चलिए तो बच्चों अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, और मैं आपको वंस अगेन बता दूं जो न्यूमेरिकल होते हैं वो 5-5 नंबर में आते हैं ये वाले। तो बच्चों आप लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स की बारी के साथ, और हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 45। वंस अगेन ICSE कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10 सलीना पब्लिकेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लिखा है 2 bodies of equal masses are placed at height h and 2h। ठीक है बच्चों, एक हाइट मैंने मान ली है h, ये देखो ये भाई हाइट हो गई h, और दूसरी हाइट हो गई बच्चों हमारी 2h। ये देखो बच्चों, ये मैंने पहली बॉडी प्लेस की और ये बच्चों हमने दूसरी बॉडी प्लेस कर दी।
लिखा है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, बच्चों दोनों का मास सेम है, इसका भी m है इसका भी m है। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट h, ये बच्चों h हाइट हो गई और ये 2h हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको आप मान लो PE1 कह सकते हैं, वो होगी mgh। यहाँ पे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो PE2 हो गई mgh। h कितनी है बच्चों 2h है यहाँ पे। क्या पूछा गया है दोनों का रेशियो। तो बच्चों अगर आप दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो का मतलब होता है कि आप दोनों को क्या करोगे डिवाइड करोगे, यानी mgh को जब आप mg2h से डिवाइड करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1:2। तो बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो आ गया 1:2। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन तो आसान था और उस न्यूमेरिकल के सारे आपने फिर से रिवाइज कर लिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दी 1/2 mv² होती है। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि p² = 2km। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर ओके अबव द ग्राउंड। तो बच्चों यहाँ पे तो अच्छा क्वेश्चन है, जरा सभी लोग ध्यान से पढ़ें। सभी लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चालू हो रही है फिर हेरा फेरी। कैसे हेरा फेरी चालू हुई, सबसे इसने कहा कि भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक ही होती है, इसका मास कितना है बच्चों 1 kg, कितनी हाइट पे रखा गया है 5 मीटर की हाइट पे रखा गया है ग्राउंड से। पूछ रहा है कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि वो तो हम सर तुरंत निकाल लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा काम अभी तो बताया सर आपने mgh। m कितना है 1, g तो बच्चों बुक में दिया है 10 और h दिया है 5, तो कितनी हो गई 50 जूल्स। ठीक, पता है ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। तो बच्चों ये कह रहा है जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी क्या होगा, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, बॉडी को हम फिर से बना रहे हैं, ये बॉडी ऐसे बना लो। तो बॉडी बच्चों जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, तो तुम कहोगे सर बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी सारी हाइट तो जीरो हो जाएगी ग्राउंड पे आते ही, इसकी सारी हाइट क्या हो जाएगी ग्राउंड पे आते ही जीरो हो जाएगी। और बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि सारी पोटेंशियल एनर्जी गायब थोड़ा ना हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे भी एनर्जी कितनी होगी 50 जूल्स होगी, क्योंकि उसकी बच्चों जब ये जमीन पे टकरा रही होगी तो उस समय इसकी जितनी भी 5 मीटर की हाइट पे एनर्जी थी 50 जूल, वो सारी ही यहाँ पर क्या हो जाएगी ग्राउंड में टकराते समय काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई। और बच्चों अगर आप इसका जस्टिफिकेशन देना चाहो तो जस्टिफिकेशन भी आ सकता है, पूछो कैसे। मान लो जब तुमने ऊपर से ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी 0, अब ग्राउंड पे आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन तो था ही जी, है ना, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। तो मतलब ग्राउंड पे आते आते वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई v हो गई। तो बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई होगी। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बची ग्राउंड पे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची। तो तुम कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, m तो 1 है लेकिन सर v नहीं पता है, v सर v आपने लिखा है, इसको सर आप v की वैल्यू निकालो और बताओ ये 50 जूल वैसे भी आएगा। हमने कहा कैसे आएगा, कहोगे सर यहाँ से यहाँ पे हम न्यूटन्स की इक्वेशन लगा करके v निकाल देते हैं। हमने कहा लगाओ, अच्छा v² = u² + 2as। तो बच्चों हमने a से b में क्या लगाई न्यूटन्स की इक्वेशन, b बच्चों फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल थी, 2a a क्या है 10 है और s बच्चों डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है 5 मीटर। तो बच्चों यहाँ से v² कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 5 × 2 = 10, ये आ गया 100, कितना आ गया 100। नहीं समझिए। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप यहाँ पर v² की वैल्यू पुट कर देंगे ना तो वो कितनी है 100 और 100/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो दैट मीन्स बच्चों अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहोगे तो भी 50 जूल होगा, लेकिन अगर आप न्यूटन्स की इक्वेशन लगा करके
ग्राउंड पे टकराते समय उसकी वेलोसिटी निकाल करके फिर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो भी क्या आएगी, 50 जूल ही आएगी। तो ये बच्चों दूसरे क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से बताया है करने के लिए, और अभी भी बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये 5-5 नंबर के हैं। अगर आप अभी भी मन से नहीं पढ़ रहे हो तो हमसे बाद में ये लेक्चर लेकर के जरूर पढ़ लेना, वरना आपको दिक्कत आने वाली है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि बच्चों ये अब आपका 10th क्लास चालू हो गया, पेपर एकदम रफ एंड टफ होगा आपका। तीसरा, a box of mass 300 kg has gravitational potential energy stored in it is equal to, क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बॉक्स है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो पक्की बात है ये ग्राउंड रहा होगा और ग्राउंड से h हाइट पर उसके पास उसको रखा गया होगा, तभी उसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर बच्चों जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, 300 kg, और यहाँ पे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 29,400 जूल। तो कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी दे दी तो निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh, ये कितनी है 29,400, m कितना है 300 kg, g बुक में दिया रहता है, कितना बुक में दिया, अब की बार बच्चों g जो है बुक में 9.8 दे दिया गया। सारे बच्चे ध्यान दें, जी की वैल्यू 10 नहीं दे करके क्या डाल दी गई, 9.8, तो देख लीजिएगा बुक में mgh। अब बच्चे यहाँ से आप h निकालेंगे, तो h आपका आएगा 29,400 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 9.8। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा, तो हाइट हो गई 10, ये हाइट हो गई 10 मीटर। और बच्चों वंस अगेन हम फिर से यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर हम इसी बॉडी को फ्री फॉल करा दें, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 करा दें, तो ग्राउंड पे टकराएगी जब, तो उस समय भी उसके पास एनर्जी कितनी होगी, यही सेम एनर्जी होगी 29,400। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने आपको सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया है। पेज नंबर 45 पे चल रहा है, ठीक है ना, दिस इज योर पेज नंबर 45। यार ये बच्चों तीसरे क्वेश्चन के बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन पे ध्यान दें तो चौथे क्वेश्चन पे भी समझना पड़ेगा। उसमें लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। अच्छा सारे बच्चों को एक काम करना है, ये मैंने अभी जो कल वाले टर्न पे न्यूमेरिकल्स कराए, आज वाले टर्न पे जो न्यूमेरिकल्स कराए, तो न्यूमेरिकल्स वाले पेज का जो है पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है ना, और पीडीएफ बनाने के बाद हमको शेयर कर दीजिएगा, कल वाला भी और आज वाला भी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ये देखो बच्चों अब क्वेश्चन अच्छे और चालू है। क्या लिखा है, लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, इस बॉडी का मास कितना है 10 kg, ठीक है, कितनी हाइट से उसको गिराया जा रहा है, फॉल्स का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 20 मीटर की हाइट से उसको गिराया जा रहा है। फिर से पढ़ते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। अरे यहां पर तो ग्राउंड है ही नहीं, पहले गिरा करके हम उसको कहां ले आए, 8 मीटर तक ले आए हैं। कहां तक ले आए हैं बच्चों, डायग्राम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यार ये बच्चों डायग्राम को और भी एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये 20 मीटर ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि 20 मीटर हाइट कहां से होगी, ग्राउंड से होगी, लेकिन उसको ग्राउंड पे नहीं लाया गया, बीची में ही कोई जगह है वहां पे रोका गया है, और वो जो जगह है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, 8 मीटर। नहीं समझे, क्वेश्चन में देखिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे बच्चों। हाइट कभी भी दी जाती है तो वो ग्राउंड से ही होती है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में लिखा था अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो 20 मीटर कहां से है, ग्राउंड से, मैंने लिख दिया नीचे ग्राउंड बना दिया, ग्राउंड के सिंबल्स भी बना दे रहा हूँ, ये बच्चों ग्राउंड, और गिरा कर कहां तक लाए हम उसको 8 मीटर तक। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। कह रहा द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसमें कितना लॉस होगा, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, तो तुम कहोगे सर लॉस निकालना है, हाँ हाँ लॉस निकालना है, तो बेटा लॉस निकालने के लिए उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, तो बेटा पहले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, शस्य, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी
बताओ जरा। कहोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, जी कितना है 10 है। 10। देखो भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 20 मीटर की हाइट पे थी, कितनी है बेटा ये 2000 जूल। अब बच्चों जब ये 10 केजी वाली बॉडी कहां पर आ गई, ए से बी पर आ गई, तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी अब कितनी हुई, कहोगे सर एम जी एच, देखो ना एम जी एच, नहीं समझे? समझ गया सर। तो ये बच्चों कितना आया 800 जूल, कितना आया 800 जूल। तो बच्चों जब ये ऊपर थी तो 2000 जूल थी, जब ये नीचे आ गई तो उसकी एनर्जी 800 जूल हो गई, यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, 2000 पहले थी 800 बाद में, यानी लॉस कितना हुआ 1200 जूल, कितना हुआ 1200 जूल। तो ये बच्चों आपको देखना पड़ेगा, आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो बच्चों आप लिख लीजिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको लोग शॉर्ट में लिख देते हैं पीई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी 1 वाले, पोटेंशियल एनर्जी 2 वाले। तो बच्चों 2000 माइनस 800 कितना आ गया 1200। ये बात बच्चों समझ में आ गई? चलिए हाँ, उसके बाद लिखा है द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है, तो मैंने आपको बताया था बॉडी कभी भी फ्री फॉल करे उसकी हर जगह एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी ए पॉइंट पर उसकी एनर्जी कितनी है 2000 जूल। अगर बच्चों हम यहाँ कोई सी पॉइंट भी लेंगे ना तो यहाँ पे भी उसकी एनर्जी कितनी होगी 2000 जूल। तो तुम कहोगे सर यहाँ बी पॉइंट पे एनर्जी तो 800 जूल थी, हमने कहा वो तो आपकी 800 जूल क्या है, वो 800 जूल तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो 1200 जूल होगी, और 1200 और 800 मिला के फिर से यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2000 जूल हो जाएगी। यानी कि एनर्जी कभी भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है वो हर जगह कांस्टेंट होती है, यानी यहाँ पे 2000 जूल है, यहाँ पे भी ओवरऑल 2000 जूल। तुम कहोगे नहीं सर सिर्फ 800 दिख रही है, हमने कहा 800 तो सिर्फ पोटेंशियल है, बाकी किस फॉर्म में होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, क्योंकि जब वो ऐसे नीचे आई होगी फ्री फॉल करते हुए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो बच्चों बॉडी किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या होगी, वो टोटल एनर्जी 2000 जूल के बराबर ही होगी, यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बच्चों मैंने फोर्थ क्वेश्चन भी आपको सफलतापूर्वक करा दिया है। चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। आइए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, calculate the height through which a body of mass 0.5 kg is lifted if the energy spent in doing so is 1 joule। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों फिर से पढ़ते हैं। पूछ रहा है कैलकुलेट द हाइट, सबसे पहले बच्चों हाइट पूछ रहा है तो हम हाइट निकाल लेते हैं, डायग्राम ऐसा बना लेते हैं कि ये हाइट हो गई और ये हाइट वाला लाइन हो गई और ये ग्राउंड वाली लाइन हो गई, ठीक, ये हो गया बच्चों ग्राउंड। कह रहा है कैलकुलेट द हाइट, हाइट मान लो h है, ठीक है, बॉडी ऑफ मास, मास कितना है बच्चों 0.5 kg, ठीक है ना, और कितनी एनर्जी स्पेंड हुई है उसकी यहां तक करने में, कितनी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी उसकी 1 जूल, कितनी है 1 जूल, तो हाइट निकाल लोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और वो पहले से 1 जूल दिए हुए हैं, तो m कितना है 0.5, g कितना है 10 है, h आप निकाल लो, ठीक है, निकाल लोगे ना h, तो h कितना आएगा बच्चों 1/0.5 इंटू 10, कर लोगे, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2/10 यानी कि 0.2 मीटर, कितना आया 0.2। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सफलतापूर्वक करा दिया है, जरा पहले आप इतना काम करिए फिर हम लोग इसको देखते हैं और क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। चलिए तो बच्चों आगे के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और आपको ये भी काम करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन पहले इतना करने के बाद